हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबके समक्ष मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। मॉक टेस्ट सीटेट का मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों, जिसमें 15 से 15 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। आपको बताना है कितना आपने सही किया। ठीक है दोस्तों, तो CDP पेडागोजी का क्वेश्चन है दोस्तों। टैगलाइन है 15 प्रश्न देख लिया तो सीटेट पास। दोस्तों, ये सत्य लिखा गया है, ऐसा नहीं कि फर्जी में लिखा गया है। 15 प्रश्न देख लिया और अच्छे से 15 क्वेश्चन को समझ लिया तो सीटेट दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आम इंसान भी पास हो सकता है सिर्फ 2 ही 4 वीडियो देखकर। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हेल्प कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। CDP पेडागोजी का क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन कितना है? 15 क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट दोस्तों हम डेली 8 बजे कराते हैं दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर चैनल पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, लास्ट तक बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। तो देरी न करते हुए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शरीर से केंद्रीय भाग से, शरीर के केंद्रीय भाग से, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है शरीर के केंद्रीय भाग से, जैसे शरीर है, शरीर के केंद्रीय भाग से अंगों की तरफ जाने का विकास क्या दर्शाता है। तो दोस्तों आपको बताना है। आप सबके समझ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है विकिरणीय विकास के सिद्धांत, दूसरा है विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांत, तीसरा मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को, और चौथा है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए दोस्तों देरी न करते हुए हम बता देते हैं। केंद्र से परिधि की ओर जब विकास होता है दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चे का विकास सबसे पहले कहाँ से होता है? मस्तिष्क से होता है, उसके बाद पैर, हाथ, ये सब का विकास होता है दोस्तों। तो ये मध्यबाह्य विकास क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आता है, याद रखिएगा। अगर बच्चे का, ठीक है, केंद्र से विकास बाह्य की तरफ हो रहा है तो मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को दोस्तों, यही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आपको बता दें तीसरा ऑप्शन सही होगा, तो याद रखिएगा तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ दूसरा IMP क्वेश्चन है, लास्ट सेशन तक बने रहिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ, स्कूल बच्चों के समाजीकरण का एक ऐसी संस्था है जहां, कहा जा रहा है क्वेश्चन में, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां बच्चे क्या करते हैं? प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, जो प्रमुख स्थान होता है स्कूली बच्चों का होता है। दूसरा, प्रमुख स्थान स्कूली की दिनचर्या का होता है। तीसरा, प्रमुख स्थान स्कूली की गतिविधियों का होता है। और चौथा, प्रमुख स्थान स्कूली के शिक्षकों का होता है। दोस्तों शिक्षकों का नहीं होता है, आपको दोस्तों बता देते गतिविधि का भी नहीं होता है, प्रमुख स्थान स्कूली गतिविधियों का होता है। दोस्तों ये भी नहीं सही है, आपको दोस्तों बता देते प्रमुख स्थान स्कूली दिनचर्या का, ये भी नहीं होता है दोस्तों। आपको बता दे प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है दोस्तों। प्रमुख स्थान जो होता है किसका होता है दोस्तों? स्कूल के बच्चों का होता है, न तो दिनचर्या का होता है, न तो गतिविधि का होता है, न तो शिक्षक का होता है दोस्तों। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पहला है दोस्तों, याद रखिएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पहला है। अगर अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप सबके समझ तीसरा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े होते हैं, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े होते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किस चीज का? समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन पालन का, समूह की अनुरूपता का। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए दोस्तों हम बता देते हैं। जब आप, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहा जा रहा है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ते हैं, जब आप एक शिक्षक के समूह से जुड़ते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करते हैं, अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं किसका? तो आपको बता दे रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं समूह की अनुरूपता का। दोस्तों याद रखिएगा, कुछ फैक्ट इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा चौथा।
तो आप अपने आप को उस समूह के समायोजित करने के लिए समूह के नियमों, विधियों, मूल्यों आदि को आत्मसात करते हैं और उस समूह के अनुरूप अपना समाजीकरण करते हैं। तो दोस्तों समूह की अनुरूपता, तो इसके अनुसार दोस्तों आपको बताया जाए जो नियम होते हैं, जो विधियां होती हैं, जो मूल्य होते हैं, उसको दोस्तों आप आत्मसात करते हैं जब क्या एक पोशाक धारण कर लेते हैं। किसी भी, जैसे आप साधु गए, साधु के पोशाक में जाएंगे तो साधु का पोशाक आपने पहन लेगा तो साधु की सारी एक्टिविटी आपके अंदर, ठीक है, धीरे धीरे विद्यमान होने लगेगा। आप शिक्षक का पोशाक पहनते हैं तो शिक्षक की क्वालिटी आपके अंदर विद्यमान होने लगता है दोस्तों। तो ये आएगा समूह की अनुरूपता के अंतर्गत। अनुरूपता का जब आप ग्रहण करते हैं तो आपके अनुरूप मतलब रूप आने लगेंगे किसके, ठीक है, शिक्षक के, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। तो क्वेश्चन का है किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के ... चरणों में प्राप्त हो जाती है। तो मतलब किस चरणों में प्राप्त हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी वस्तु के अस्थायित्व, तो बच्चा जो है अस्थायित्व कोई भी चीज देख लेता है उसके दिमाग में फीड हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के किस चरण के अंतर्गत आता है दोस्तों, संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष दोस्तों होता है। पुरुष चालक अवस्था आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष होता है। मूर्त 7 से 11 होता है दोस्तों। औपचारिक 11 से 15 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अस्थायित्व का गुण दोस्तों किस में आ जाता है यही आपको बताना है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है दोस्तों। आपको बता देते हैं संवेदीगामक अवस्था में दोस्तों अस्थायित्व की अवधारणा, ठीक है, अस्थायित्व की अवधारणा दोस्तों आपके जीन संवेदीगामक अवस्था आएगा जीन पियाजे के अंतर्गत। इनको आपको बता देते हैं दोस्तों, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदीगामक चरण में प्राप्त हो जाती है। अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब ही उपस्थित रहती है जब वे हमारे सामने नहीं होती है। तभी उपस्थित रहती है जब हमारे सामने नहीं होती है। संज्ञानात्मक विकास की संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्या है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना ... के संदर्भ में बनाई जाती है। कह रहा है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम में, अधिगम शिक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों आपको बता देते एनसीएफ 2005, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है दोस्तों, जिसको बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। तो दोस्तों ना तो आपका पहला होगा विशेष, ठीक है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं इंडिविजुअल कार्यक्रम बनाया जाता है। दोस्तों आपको बता देते हैं इसमें से दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। जब भी बनाना है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम बनाना, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है 1 से 5 तक के बच्चे को हमको क्या देना है, अधिगम कराना है। तो याद रखिएगा बाल केंद्रित शिक्षा दोस्तों होना चाहिए। मुक्त विद्यालय शिक्षा के दोस्तों विद्यालय को मुक्त कर देंगे तो ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, ना तो आप पहला होगा, आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक रिवीजन दोस्तों रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आपको 15 में से 15 बताना है कितना आपने सही किया है, और कोशिश करिएगा दोस्तों 15 में से 15 करिएगा, आपका सीटेड होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्तों 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है ... महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू कर देते हैं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहाँ पे फिल करना है 12 से 18 वर्ष
12 से 18 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बताइए 12 से 18 महीना, 18 से 24 महीना, 24 से 30 महीना, 30 से 36 महीना। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं आपको, हम बता देते हैं कि आपका 18 से 24, 18 से दोस्तों 24 माह का जो बच्चा होता है, ठीक है, इसके बीच में शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है दोस्तों। यही दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, सातवां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये भी है आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी है, इसको नोट डाउन करिएगा। तो दोस्तों आपको बता देते बुद्धि लब्धि या कहा जा रहा है बुद्धि लब्धि या आईक्यू, आईक्यू, आईक्यू की अवधारणा दी गई थी दोस्तों। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दोस्तों किसने दिया था? पहला ऑप्शन दोस्तों गैल्टन के द्वारा, दूसरा है बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा। दोस्तों आपको बता देते हैं, डबल बार लिख रहा है, ये गलत होगा, बिने के द्वारा, तीसरा है स्टर्न के द्वारा, चौथा है टर्मन के द्वारा। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं दोस्तों 1912 में बिने के द्वारा बुद्धि लब्धि कर दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया, तो आपका दोस्तों बिने नहीं होगा, स्टर्न के द्वारा होगा, याद रखिएगा। स्टर्न के द्वारा दोस्तों दिया गया था। जर्मनी मनोवैज्ञानिक दोस्तों, जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कुहलमान ने सन 1912 में दोस्तों 1912 में मानसिक आयु या वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि या संक्षेप में आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दोस्तों दिया था। परंतु आईक्यू का प्रयोग 1916 में दोस्तों, याद रखिएगा 1916 में दोस्तों इसका जो प्रयोग दोस्तों किए थे ये है 1916 में टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के प्रकाशन में उपरांत ही प्रचलित हुआ था दोस्तों। बिने के, ठीक है, इसका प्रयोग टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिने के द्वारा परीक्षण दोस्तों किया गया था। तो दोस्तों आपके तीसरे ऑप्शन सही है, स्टर्न के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक। दोस्तों सृजनात्मक किसे कहते हैं आपको सबसे पहले जाना है। आपको बता देते जो विविध तरीके से सोच सकता है, नया तरीके से एक ही पहलू को नए तरीके से कर सकता है, उसी को सृजनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। जो एक ही पहलू को अलग अलग तरीके से देख सकता है, एक ही पहलू को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है, और सृजनशील बालक होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों विविध तरीके से वो सोच सकता है एक ही पहलू को। तो याद रखिएगा सृजनशील क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मकता को ... की अवधारणा से संबंधित माना जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है द्रव्य बौद्धिकता, तीसरा है रवादार बौद्धिकता, तीसरा अभिसृत सोच, और चौथा विविध सोच। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन खुद बताता है दोस्तों, विकल्प खुद बताता है, चिल्ला के बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं सही कहाँ हूँ, ठीक है। तो आपको बता देते हैं सृजनशील बालक वही होता है जो एक ही पहलू को विविध तरीके से सोच सकता है, नई चीजों को आविष्कार कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। विविध सोच रखने वाला, बहुत तरीके से सोचने वाला, ठीक है, सृजनशील बालक होता है। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए। इससे क्या होता है, हम सबका मनोबल बढ़ता है दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप पास नोटिफिकेशन दोस्तों नहीं पहुंचता है, याद रखिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल वाली घंटी को जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
तो दोस्तों याद रखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजना को इसके डॉट 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 नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। दोस्तों किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजक को किसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? ध्वनि संबंध के अंतर्गत, व्याकरणिक के, वाक्यात्मक या विभक्ति विषय। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए हम बता देते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ध्वनि संबंध के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ क्या फेल होगा? ध्वनि संबंध के अंतर्गत। किसी भी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजक को, ठीक है, ध्वनि संबंध नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको बता देते हैं दोस्तों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है दोस्तों? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वही वर्ड जो होता है ध्वनि होता है, ठीक है, ध्वनि होता है, याद रखिएगा। आपको बता देते हैं, ठीक है, आपको बता देते हैं सबसे पहले क्या होता है? वाक्य होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? उपवाक्य होता है। उसके बाद क्या होता है? पदबंध होता है। उसके बाद पद होता है, और पद को दोस्तों अक्षर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? ध्वनि होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा भी जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। जब सोचने की प्रक्रिया, क्वेश्चन कहा जा रहा है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संस्कृति प्रभाविक, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्गृत। तो दोस्तों आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पहले दोस्तों पढ़ते हैं, बढ़िया से अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। जब दोस्तों आप क्वेश्चन समझोगे तभी, ठीक है, चारों ऑप्शन को समझ पाओगे, तभी आपका सही विकल्प सही पता कर पाओगे, अन्यथा दोस्तों नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश जरूर करिएगा पेपर में। जब सोचने की प्रक्रिया, कह रहा है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या? सिंपल सा है दोस्तों, ऑप्शन बता रहा है कि हम कहाँ हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती, कहते हैं जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति में कहते हैं दोस्तों क्या? भाषा निर्धारित कहते हैं दोस्तों, भाषा निर्धारित कहते हैं। ना तो तीसरा होगा, ना तो चौथा, ना तो पहला, दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। क्वेश्चन में कहा जा रहा अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानिक विधि का। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक बार और हम पढ़ते, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है अपने अनुभव द्वारा, मतलब अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का। दोस्तों बता दें अंतर्दृष्टि क्या? अचानक कोई चीज, दिमाग की बत्ती जल जाना, जैसे ठीक है दिमाग की बत्ती जलना, तो जो कि मरम्मत कर रहा है, तो दोस्तों ये तो होगा नहीं। दोस्तों आपको बता देते कलन विधि दोस्तों होगा नहीं, ठीक, कलन विधि तो हो ही नहीं सकता। और आपको बता देते हैं मानसिक दृढ़ता, मेंटल, ठीक है, इसमें कोई मेंटल की बात तो हो ही नहीं रही है दोस्तों, कि बहुत मेहनत लग रही है कोई चीज में, वो मरम्मत कर रहा है उस पुर्जे को। तो आपको बता दें अनुमानिक विधि दोस्तों, यही ऑप्शन दोस्तों सही होगा। अनुमानिक विधि इंग्लिश में कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि। तो ठीक है,
अनुमानिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि इसी को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं खोज विधि भी कहते हैं। ठीक है, मतलब अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता हुआ उपयोग करता है ह्यूरिस्टिक विधि की। खोज विधि के द्वारा दोस्तों वह करता है, वह खोज की, ठीक है, कहाँ पे कैसे खराबी है, जहाँ खराबी पाता है उसको सुधार करता है, मरम्मत करता है दोस्तों, ये आपको बता देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, अनुमानी या अन्वेषण विधि का उपयोग करता है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुमानी विधि या अन्वेषण विधि का प्रयोग करता है। आपको दोस्तों बता देते हैं, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, खोज विधि, ठीक है, इसके प्रतिपादक दोस्तों आपको बता देते हैं आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं, आर्मस्ट्रांग जन्मदाता इसके माने जाते हैं। इसी पद्धति की विशेषता, इस पद्धति की जो विशेषता है, विद्यार्थी जो होते हैं अपने आप में निरीक्षण करते हैं तथा प्रयोग से स्वयं खोजता है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं सबसे बेस्ट विधि क्या होता है, खोज विधि, ठीक है, अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि और उसके बाद ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। और दोस्तों इसको जन्मदाता कौन है, आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग है दोस्तों, याद रखिएगा, आर्मस्ट्रांग इसके जन्मदाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, बेल वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कहा जा रहा है, दिव्या अक्षर, दिव्या कोई लड़की है ना दोस्तों, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों के छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। दिव्या कोई एक लड़की है, ठीक है, अक्सर निर्देशित कार्यों को, जो उसको कार्य दिया जाता है उसको क्या छोटे छोटे खंडों में, हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है किस चीज का, कम करने की विधि का। उस जो काम ढेर सारा दिया उसको कम करने को, गलत है दोस्तों, ठीक है। वो छोटे छोटे खंडों में अगर बांट के कर रही है तो क्या कम करने की सोच रही है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों बता देते, दूसरा है द्वितीयक विस्तारण विधि। तो क्या द्वितीयक विस्तारण विधि का प्रयोग कर रही है, बताइए दोस्तों, द्वितीयक विस्तारण विधि का प्रयोग कर रही है। अगला देखते हैं, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। दूसरा क्या है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। और दोस्तों क्रियात्मक जड़ता नियमक विधि का। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, इसमें तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, अर्थात इसलिए आसान बना लेती है क्योंकि विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही है। जब समस्या कठिन होती है दोस्तों, याद रखिएगा, जब समस्या कठिन होती है तभी समस्या का समाधान करना आसान नहीं होता है, तब इस विधि का प्रयोग करते हुए समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि यही होता है, जब कोई काम बहुत कठिन लगता है दोस्तों, उसको छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं, विभक्त कर लेते हैं, तो दोस्तों विश्लेषण विधि कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, कौन सी विधि, विश्लेषण विधि कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब कोई ऐसे क्वेश्चन अगर दोस्तों आया, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आया, कोई लड़की है, कोई भी बच्ची है, कोई भी बच्चा है, अगर कोई भी काम को छोटे छोटे खंडों में बांट कर करती है तो दोस्तों आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है दोस्तों किसका, विश्लेषण विधि का प्रयोग करती है। दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। क्वेश्चन कह रहा, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि, क्या बताता है दोस्तों, आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है लैंगिकता एवं अंतर्निहित अवतरण है। दूसरा, लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रक्रिया है। तीसरा, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। दोस्तों लैंगिकता क्या है? लिंग क्या है? एक सामाजिक अवतरण है? नहीं दोस्तों, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। लैंगिकता एक अनुवांशिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, क्योंकि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन दोस्तों किसका? लैंगिकता एक, ठीक है, यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है दोस्तों, अनुवांशिक है, अनुवांश है, वंश से चलता है लैंगिकता दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता देते हैं दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, सॉरी दूसरा वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा, याद रखिएगा ये दूसरा वाला दोस्तों ऑप्शन सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ। चलिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन है और दोस्तों आपको बता देते हैं, आप बताइएगा 15 में से आपने कितना सही किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। हेल्प कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आप लोगों के पास पहुंचेगा। चलिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा ... के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों बताइए समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों हम बताते हैं समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। आपको बता देते हैं समावेशी शिक्षा का जब गठन हुआ दोस्तों, समावेशी शिक्षा ठीक है एक क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था दोस्तों। आपको बता देते हैं थाईलैंड के जोमेनियस शहर में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों। उस सम्मेलन का नाम दोस्तों जोमेनियस शिखर सम्मेलन कहा जाता है दोस्तों। आपको बता देते 1990 में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का नाम दोस्तों क्या था? जोमेनियस शिखर सम्मेलन, जोमेनियस